जरूरी है, लेकिन कितना निवेश करें और कहां निवेश करें, ये सवाल सभी के मन में उठता है। इनकम का कितना हिस्सा निवेश करें ताकि आज भी अच्छा हो और आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहे। ये और निवेश से जुड़ी हर छोटे बड़े सवाल का जवाब लेकर आते हैं हम, ताकि आप रहें सेफ और सिक्योर और करें लाइफ को एंजॉय। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर अपना फेवरेट शो योर मनी, जहां आगे हम समझेंगे निवेश से जुड़ी सभी बारीकियां। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज क्या है खास शो में। लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करें एसआईपी। सेक्टर फंड से दूर रहना है बेहतर निवेश स्ट्रैटेजी। कम जोखिम और अच्छे रिटर्न के लिए चुने हाइब्रिड फंड। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा और आज हमारे मेहमान हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स की सीईओ हेमंत सिस्टगी। हेमंत, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के शो की और पुणे से जुड़ते हैं हमारी पहली दर्शक शीतल से। नमस्कार शीतल। शीतल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शीतल, यहाँ वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो सवाल अपना भेजा है उसके बारे में मैं बता देती हूँ दर्शकों को और हेमंत आपको भी। 4,000 रुपए हर महीना निवेश करना है इन्हें म्यूचुअल फंड्स में और 10 साल में इन्हें लगभग 15 लाख रुपए कमाने हैं अपने इस निवेश से। निवेश के लिए अच्छे फंड जानना चाहते हैं शीतल, किस उद्देश्य से ये करना चाहते हैं निवेश, उसकी जानकारी इन्होंने हमें नहीं दी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर हमें फोन लाइन पर मिल जाए शीतल तो थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। क्या पहली बार निवेश किया है उसकी भी जानकारी नहीं है। सो ओवरऑल कम डिटेल है हमारे पास, लेकिन इतना लंबा टाइम होराइजन है तो इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच ही अपना सकती हैं। जी बिल्कुल कविता, आई थिंक जैसा आपने कहा कि उन्होंने गोल क्या है वो बताया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने अपना टाइम होराइजन डिसाइड किया और टारगेट डिसाइड किया। आई थिंक ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम होराइजन 10 साल है। जाहिर सी बात है कि वहां पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, तो रिस्क की हम जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसके सामने हमको उतना रिटर्न भी मिलना चाहिए। और रिटर्न के लिए अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही रहती है। और क्योंकि यहाँ पे हर महीने इन्वेस्ट करना है तो जो रिस्क रहता है इक्विटी में शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आप हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो मुझे लगता है चाहे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो भी अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें, अगर कंडीशन ये है कि आपके पास उतना समय होना चाहिए कि आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास से अच्छे से उसका फायदा उठा सकें। तो यहाँ पे मेरी इनको रिकमेंडेशन रहेगी कि ये इक्विटी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ में एक फंड की बात की है यहाँ पे, एसबीआई ब्लू चिप की बात की है। तो ये मैं बता दूं कि इनको इसका मतलब है कि इनको मालूम है कि इक्विटी फंड एक अच्छी ऑप्शन इनके लिए हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उसी कैटेगरी में एक फंड को चुना है। ये फंड अच्छा है, ये फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फंड मैं इनको बता रहा हूँ, एल&टी वैल्यू फंड, जो बेसिकली मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। तो एक लार्ज कैप मिड कैप फंड का जो कॉम्बिनेशन है वो इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आपने यहाँ जिक्र किया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, अगर मेरे ख्याल से शीतल पहली बार निवेश कर रही होंगी तो उनको ये बात शायद समझ में नहीं आएगी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड किस तरह के होते हैं? देखिए पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज है। एग्जैक्टली। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड जो है एक इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है करने के लिए। वो पहले तो उस लेवल पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए स्टॉक खुद से खरीदते हैं या कोई भी जाके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं या 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 या 5 स्टॉक खरीदेंगे जी। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं, चाहे आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करें, तो उसके सामने आपको 60 या 70 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो मिलता है। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन आपको वहां पे मिलती है। दूसरी, जब आप किसी फंड में जाते हैं तो दूसरे जो 3 सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उन तीनों में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो 2 लेवल पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। उसका फायदा ये है कि अगर मार्केट नीचे जाए तो आपका पैसा उतना कम गिरेगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो शायद उतना नहीं गिरे। लेकिन अच्छी बात यह है म्यूचुअल फंड की जगह लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट देखें तो ज्यादातर अच्छे जो जितने भी फंड हैं उन्होंने मार्केट से आपको अच्छा रिटर्न दिया। क्लियरली, तो ये फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का। शीतल, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए तो अपना सवाल हमें फिर से भेजिएगा, लेकिन अब की बार अपने आर्थिक गोल के साथ। हल्द्वानी से अब मोहन चंद्रा हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार मोहन जी। नमस्कार मैम। बताएं क्या करते हैं, कैसे हैं आप? बड़े। बताइए क्या सवाल है? मैम मैंने एक्चुअली सारा सवाल तो रिटर्न में दिया था, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ। अच्छा। तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा आपको एक्चुअली।
ठीक है, जितना आपने हमें भेजा है, आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करनी है। 18 साल में आपको 30 लाख रुपए चाहिए होंगे और 24 साल में आपको रिटायरमेंट के लिए केवल 50 लाख रुपए चाहिए। आप मुझे अपना अभी का महीने का खर्च बताएंगे मोहन जी? अभी मैडम महीने का खर्च अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपए के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपए के आसपास आता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपने 50 लाख रुपए का जो लक्ष्य रखा है रिटायरमेंट के लिए, इसमें आपने महंगाई को भी कैलकुलेट किया है? नहीं मैडम, मैंने अप्रोक्सीमेटली रखा हुआ है। अप्रोक्सीमेट ही रखा हुआ है ना। और आपने ये जो फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं मोहन जी, ये आपने खुद रिसर्च की है या किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह ली है? नहीं मैम, मैंने किसी से एक्चुअली डिस्कस किया था। हाँ? तो उनके कहने से मैंने ये फंड में डाला हुआ है। अच्छा, निवेश को और बढ़ाने की आपकी क्या मंशा है? आप बढ़ाना चाहेंगे आगे चल के निवेश को? मैडम, अगर मेरे गोल अगर अचीव होते हैं इन्हीं से तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि बढ़ाने चाहिए, हाँ, तो आप मुझे बताइए मैं कितने से कौन से मैं निवेश करूं। चलिए बताते हैं आपके जो फंड है पोर्टफोलियो में कैसे हैं। अभी तक तो मोहन आपने केवल लॉन्ग टर्म गोल्स लाइनअप किए, लेकिन जिंदगी में हमारे कैसे कई शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं, एस्पिरेशनल गोल्स आते हैं, जिनके लिए भी हमें निवेश रणनीति यहाँ बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो मोटे मोटे गोल्स होते हैं वो हेमंत जी हमें मार्क डाउन कर लेने चाहिए, जो इन्होंने कर दिया है। और इन्होंने खुद 3 फंड्स भी अपने चुने हैं और इक्विटी को ही चुना है अपने तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। 6,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं हर महीना। बढ़ाने की जरूरत है अगर गोल्स को देखें तो। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अपना शुरू किया, बिल्कुल सही तरीके से शुरू किया है। बिल्कुल, क्योंकि इनमें एक तो उन्होंने अपना गोल बनाया है, हाँ, टाइम कितना है और इनको मालूम है कि हमें कितना टारगेट चाहिए। तो ये बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे टोटल जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 फंड्स के अंदर। अगर मैं इनके इंडिविजुअल टारगेट्स को लूं तो बच्चे के एजुकेशन के लिए उनको अगर मैं यहाँ 12% का रिटर्न मांग के चल रहा हूं, क्योंकि इनके पास टाइम होराइजन काफी लंबा है इनके पास, तो इनको करीब 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जो इनका खुद का रिटायरमेंट गोल जो है, जिसके लिए इनको 50 लाख रुपए चाहिए, वहां पे इनको 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो कुल मिला के इनको 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और ये अभी 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल 1,000 रुपए का शॉर्टफॉल है, जो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी उसको बढ़ाने में। तो यहाँ तो जहां तक लक्ष्य का सवाल है ऐसे पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हम फंड्स की बात करें, इनके पास 3 फंड्स हैं। 2 फंड जो है इनके एचडीएफसी टॉप 200 आईसीआईसीआई फोकस काफी अच्छे फंड है, लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, यानी जो बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जिनको हम बोलते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। वहां पे आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक मिड कैप फंड की जरूरत है। आपका जो तीसरा फंड है एचडीएफसी एमआईपी, वो आपके टाइम होराइजन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें 80% पैसा जो है करीब डेट में जाता है और 20% इक्विटी में है। ये मैं चाहूंगा वो चेंज करें। और जैसा मैंने कहा, एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड इनको चाहिए, तो या तो वो आईसीआईसीआई डिस्कवरी ले सकते हैं या एल&टी वैल्यू फंड जो हमने बात की, उन दोनों में से एक फंड ले लें। तो कॉम्बिनेशन लार्ज कैप मिड कैप का बिल्कुल सही रहेगा। समय आपके पास है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस प्रोसेस, अब जो टाइम होराइजन उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे जैसे आगे आपकी इनकम बढ़े, कोशिश कीजिए। जैसे कविता ने आपको पहले कहा कि 50 लाख का लक्ष्य शायद कम पड़ेगा आपको, तो आज की डेट में अगर आप वो लेके चलें तो सही है। लेकिन क्योंकि इनके पास काफी लंबा समय, 25 साल का समय, एग्जैक्टली, हाँ, I'm sure इनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि इसको बढ़ा सकें। हाँ, ये लक्ष्य लेके आगे 25 साल तक नहीं चलना है, ये इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और जितना हो सके निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए मोहन। यही सलाह आपको योर मनी में से दी जा रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे और भी सवाल और खासतौर से बताएंगे आपको कि क्या आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड होना चाहिए या नहीं। बने रहिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। राकेश अग्रवाल ने अपना सवाल ईमेल के जरिए हमें पूछा है। कुछ पोर्टफोलियो की जानकारी मैं सबसे पहले देना चाहूंगी। यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ है, 6.5 करोड़ का टर्म कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त है ये बोल रहे हैं। और पोर्टफोलियो में इन्होंने अपने 8 फंड शामिल किए हैं, जिसमें से रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी इनके पास, रिलायंस फार्मा फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, रिलायंस बैंकिंग फंड है, एचडीएफसी प्रूडेंस फंड है, एचडीएफसी टॉप 200 है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। अब इनका सवाल ये है कि 2 लाख रुपए हर महीना ये म्यूचुअल फंड में और निवेश कर सकते हैं और अपने फंड्स पर सलाह पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि फंड तमाम है या नहीं, अच्छे हैं या नहीं, हटाने की जरूरत तो नहीं है। राकेश जी, आपने किस आर्थिक गोल को ध्यान में रखते हुए ये निवेश किया है, उसकी जानकारी आपने हमें नहीं दी है। साथ ही इतने सारे फंड जो आपने शामिल किए हैं, खासतौर से सेक्टोरल फंड जो आपने शामिल किए हैं, वो क्या आपने किसी से पूछकर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, पूछकर आप निवेश करते हो, उसकी जानकारी भी नहीं है हमारे पास हेमंत। लेकिन
सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स आपको दिखते हैं, अगर मैं ऐसा समझ लूं कि इनके पास इक्विटी की नॉलेज है, शेयर मार्केट की नॉलेज है और उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी कुछ निवेश अपना किया है, उसे ध्यान में रखते हुए आपको पोर्टफोलियो कैसा लगता है? देखिए, जैसा आपने कहा 7 या 8 फंड है इनके पास, टैक्स सेविंग फंड है, कोई डाइवर्सिफाइड फंड है, 2 सेक्टर फंड है, बैंकिंग और फार्मा। जी। अगर मैं ब्रॉडली इनको अगर एनालाइज करूं कि क्वालिटी ऑफ फंड्स कैसी है, हाँ। तो फंड्स अच्छे हैं। ओके। अब फंड ज्यादा है कि नहीं ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मालूम नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी। और क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि शायद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है पहले वो भी अच्छी होगी, उनकी कैपेसिटी है, क्योंकि उन्होंने जो टर्म प्लान लिया वो भी 6.5 करोड़ का लिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी एनुअल इनकम उस हिसाब से है। तो मुझे लगता है फंड ओवरऑल जो है अच्छे हैं, लेकिन इशू यहाँ पे है सेक्टर फंड्स का। जैसा आपने कहा, अगर मान लीजिए हम ये मान के चलें कि ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, तो भी क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 15-20 साल का अगर समय है, तो सेक्टर फंड में इशू क्या है? ऐसा नहीं कि सेक्टर फंड खराब है। अगर आप जानकार इन्वेस्टर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो एक्चुअली ये आपको विद इन सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। चाहे इनकी डाइवर्सिफिकेशन एक जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से कम रहेगी, क्योंकि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक से बेहतर है। क्योंकि अगर आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, 1 या 2 स्टॉक लेते हैं, उससे बेहतर है कि आप 15-20 स्टॉक एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो आपको यहाँ से मिलते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव के लिहाज से अगर मैं सोचना चाहूँ तो फिर कैसे होंगे सिक्योरिटी फंड? जैसा मैंने कहा, ये एग्रेसिव फंड्स हैं। Exactly. क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स यानी जहां पे जो इन्वेस्ट करते हैं बहुत नैरो कम रहता है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेवल नहीं है, तो जब गिरता है तो ज्यादा गिरता है। इनको मॉनिटरिंग करने का तरीका अलग है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री साइकिल को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कौन सा सेक्टर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करें तो इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप जब लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाएं, स्पेशली म्यूचुअल फंड से, तो सेक्टर फंड से दूर रहें। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के दोनों सेक्टर अच्छे सेक्टर्स हैं, फंड भी अच्छे हैं इनके पास, लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, आप अलग तरह के इन्वेस्टर हैं, उनसे दूर है। अगर इन सेक्टर में पोटेंशियल है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छे फंड में हैं, डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर, तो इन सेक्टर्स में आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर ऑलरेडी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप इन सेक्टर से दूर हैं, क्योंकि आपके जो अच्छे फंड्स हैं वो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर और फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये सेक्टोरल फंड्स अच्छे हैं, इन्होंने फार्मा और बैंकिंग अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। ऐसे अगर मैं इंफ्रा के बारे में भी आपसे पूछना चाहूँ, बिकॉज भारत की ग्रोथ स्टोरी में इस तरह के जो सेक्टोरल फंड्स हैं आगे चल के बहुत उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा खासा फाइनेंशियली अवेयर निवेशक इन तरह के फंड्स में निवेश करता है, तो वॉलेटिलिटी को फेस करते हुए किस तरह के रिटर्न उसको मिल सकते हैं? देखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो होना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिनेटली ग्रो होना पड़ेगा। और जैसा लग रहा है, जैसी उम्मीद है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स कम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो वहां पे मुझे लगता है उसमें डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता। वहां पे इनकी डेफिनेशन काफी ब्रॉड रहती है, उसमें बहुत तरह के सेक्टर हैं। तो अगर आप चुने तो अच्छे से पोर्टफोलियो देख के चुने कि वाकई में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ग्रोथ होगी तो आपको उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। बहुत ज्यादा अगर ब्रॉड बेस्ड फंड है तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप एक थीम में जा ही रहे हैं तो अच्छे पोर्टफोलियो को ध्यान में रख के जाइए। लेकिन ओवरऑल सेक्टर या थीमेटिक हो, मेरा यह मानना है कि एक आम निवेशक के लिए 10% या 15% से ज्यादा उनके अंदर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखे पोर्टफोलियो बनाना। 2 लाख रुपए इन्हें निवेश करने, तो क्या इन्हीं तमाम फंड में डाल दें पैसे? जी, जैसा मैंने कहा, इनके फंड्स अच्छे हैं। अगर ये सेक्टर फंड से निकलते हैं तो मैंने 1-2 और डाइवर्सिफाइड फंड को रिकमेंड कर सकता हूं मैं। जैसे फ्रैंकलिन द प्राइमा प्लस को देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा फंड है, और कोटक का सेलेक्ट फोकस फंड है। ये दोनों फंड देख सकते हैं अगर ये सेक्टर फंड से निकल के कोई डाइवर्सिफाइड फंड देख रहे हैं तो। चलिए राकेश अग्रवाल जी, उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मेरी सहयोगी प्रज्ञा सिंह बता रही हैं HDFC सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट टिप्स। मैं एक बार फिर लेकर हाजिर हो गई हूं आज की इन्वेस्टमेंट टिप्स। आज की पहली टिप, किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अच्छे से उस फंड पर रिसर्च कर लें, ये जानने के लिए कि इसकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जिस फंड ने अब तक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो आगे भी अच्छे ही रिटर्न देगा, लेकिन आपको कम से कम परफॉर्मेंस का आइडिया तो मिल ही जाएगा। आज की दूसरी टिप, म्यूचुअल फंड से निकलने के लिए अगर आपने कोई वक्त निर्धारित नहीं किया है तो ट्रिगर फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। ट्रिगर फैसिलिटी को आप तेजी और मंदी दोनों ही सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिगर सेट करें और टारगेट हासिल होते ही आप अपना पूरा निवेश रिकवर करें या फिर ट्रांसफर करें।
तीसरी टिप ये है कि निवेश और इंश्योरेंस जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा। खासतौर से इंश्योरेंस कवर देर से लेने पर आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि उम्र के साथ पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। आज की आखिरी टिप, म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त भी अपने रिस्क सहने की क्षमता को ध्यान में रखें। ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं जो रिस्क सहने की क्षमता को बढ़ाएं। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आगे दर्शक का सवाल। हमारे साथ हमें अब अपना सवाल भेजा है हरीश सिंह ने और ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। इनकी उम्र केवल 24 साल की है और बोल रहे हैं कि 10 से 12 हजार रुपए ये सालाना जो है निवेश कर सकते हैं। 8 साल तक इन्हें अपना निवेश करना है और अच्छे रिटर्न वाले और साथ ही कम जोखिम वाले इन्हें फंड्स चाहिए। हरीश जी, आप काफी यंग है और सुनकर अच्छा लगा कि आप निवेश करना चाहते हैं। फिलहाल निवेश करने की राशि आपकी थोड़ी सी कम है और साथ ही 8 साल में आपको कितने पैसे चाहिए उसका आपने कोई अंदाजा हमें दिया नहीं है, लेकिन कम जोखिम हेमंत और अच्छे रिटर्न वाले फंड्स, ये परिभाषा कैसे समझाई जाए निवेशकों को? देखिए, मुश्किल है क्योंकि ये तो माना जाता है कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क भी आपको समझ के लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा जाके बहुत, जैसे हमने पहले बात की, सेक्टर फंड या बहुत एग्रेसिव फंड में डालना है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये इनका टाइम होराइजन जी, और इन्होंने ये कहा कि वो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं। हालांकि ये यंग है, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कितना समय है। अगर वो समय मान के चलूं तो मुझे लगता है ये बैलेंस फंड जो है उनका जो कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फंड जिनको हम बोलते हैं, उसके अंदर 2 तरह के फंड होते हैं। एक तो जो होते हैं 65-70% इक्विटी और बाकी जो है डेट डालते हैं। कुछ जो हाइब्रिड फंड और दूसरे जो होते हैं वो मिक्स करते हैं इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट का। इस तरह से करते हैं कि इक्विटी और आर्बिट्राज जो है 65% से ज्यादा हो, ताकि वो जो टैक्स गेन है, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, वो आपको इक्विटी के मिले। तो यहाँ पे 2-3 फंड मैं इनको बता रहा हूं जो देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें तीनों का मिक्स है। जैसे मैंने कहा, टाटा बैलेंस फंड है और एल&टी प्रूडेंस फंड, ये प्योर बैलेंस फंड है। इन तीनों फंड के अंदर जैसे अगर 12,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क इसलिए कम होगा कि कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का, और क्योंकि हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इक्विटी का जो पोर्शन है अगर वो वोलेटाइल होता भी है, क्योंकि इनके पास समय है कि जो उसका एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही है। जैसे उन्होंने कहा कम रिस्क लेंगे, रिस्क तो लेना है। रिटर्न बढ़ाने के लिए आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा डालना है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप बढ़ा सके। जो अटेंडेंट रिस्क है, यानी उसके जो रिस्क होते हैं, उसको कम करने के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करें जो ये करना चाहते हैं। तो आई थिंक एज ए कॉम्बिनेशन बैलेंस फंड और एसआईपी ये अपना लक्ष्य अच्छे से पूरा कर पाए। और कोशिश कीजिएगा अपनी आय अगर उसमें वृद्धि होती है हरीश जी, तो अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए और थोड़ा सा अगर रिस्क लें, क्योंकि आप काफी यंग हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, आपको मुनाफा भी, रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ हेमंत शो पे आने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ मेरे ट्विटर ID @kavita.th या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। नमस्कार।